Hello everyone, I am Himanshu Kaushik. I have secured rank 77 in UPSC Civil Services examination. Today's session is regarding answer writing and what to write in your answers. Prelims has just finished and it is time for mains preparation. So अगर आपका प्रीलिम्स थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है और आपको ये भी लग रहा है कि शायद प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, इवन इन दैट केस स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स से फॉर 5 to 7 days एंड गेट बैक टू योर प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो. मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे मेजर पार्ट हमारे पास होता है आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग डेवलप करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं, हम नोट मेकिंग यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं. इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट को खुद एक बार रीड करके देखना कि आपने क्या लिखा है और मॉडल आंसर्स को एक बार चेक करना कि मॉडल आंसर्स में क्या वैल्यू एडिशन है और आपके नोट्स में क्या चीज़ मिसिंग थी. जब ये आप कंपैरिजन करेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. सो वी हैव 4 subjects: GS1, GS2, GS3, GS4. In that we have different list of subjects. If I can discuss about my marks, in GS1 I got 123, in GS2 I got 119, in GS3 I got 132, in GS4 I got 100. See, UPSC as एक काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है. एक साल पहले तक ये होता था कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते थे, ईच हैविंग 12.5 मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट यूज्ड टू बी 200 वर्ड्स. बट लास्ट ईयर के जो मेंस एग्जामिनेशन था उसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हमारे पास 10 मार्क्स के थे विद 150 वर्ड्स वर्ड लिमिट एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे पास 15 मार्क्स के थे विद ईच हैविंग 250 वर्ड्स वर्ड लिमिट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस ही आएंगे, ऐसा हो सकता है 25 क्वेश्चंस भी आ जाएं. हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी डायनामिक रखनी पड़ेगी. अगर कोई चेंजेस होता भी है तो देन एंड देयर वी हैव टू डिसाइड कि कितना टाइम हमें क्वेश्चंस पे लगाना है. जो क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं यू कैन डेडिकेट मोर टाइम टू देम, और जिन क्वेश्चंस पे आपको कम आइडिया है उसमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है. तो जितना भी आपको आइडिया है उतना लिखिए और थोड़ा कम टाइम दीजिए ऐसे क्वेश्चंस में. अब अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्वेश्चन की डिमांड पे जाना है. हमें उसमें इररिलेवेंट नॉलेज नहीं डालनी, हमें सिर्फ वो लिखना है जो एग्जामिनर चाहता है, जो रेलिवेंट है उससे रिलेटेड. सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फॉर ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, फिर एक बार अगेन दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है. लेट्स से आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर द हिंदी ट्रांसलेशन. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था GS पेपर 1 में रिगार्डिंग क्रायोस्फीयर. तो मेरे केस में मुझे नहीं पता था क्रायोस्फीयर क्या होता है, बट व्हेन आई सॉ द हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ हिमांक मंडल वर्ड लिखा हुआ था. तो मुझे पता था हिम से मतलब समथिंग रिलेटेड टू आइस, बर्फ. तो मैं उस चीज़ से उसको रिलेट कर पाया और देन आई कुड राइट द आंसर. ये एक ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी ट्रांसलेशन को देखने के लिए. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ये तो सभी बताते हैं, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए. बॉडी में 2 तरह की बातें आप करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाने हैं. और एक कंक्लूजन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो एक फॉरवर्ड लुकिंग हो, जिसको पढ़ के आदमी को लगे कि हमने कोई सॉल्यूशन दिया है, हमने सिर्फ नेगेटिव कमेंट नहीं करा, हमने सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करा. व्हाट वी हैव डन इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और हम एक अच्छे अप्रोच लेके आगे बढ़ रहे हैं उसको. सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है कंटेंट. ये तो हमें पता है स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमें लिखना क्या है. और बहुत चीज़ें आपको पढ़ी होंगी आपने, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन में लिखे कैसे. पहली चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो वो है फैक्ट्स फिगर्स.
अगर आपको पता है, अगर रेलिवेंट फैक्ट्स आपको पता है क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसमें फैक्ट्स दीजिए। और बेटर ये रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ही थोड़े फैक्ट्स मेंशन करें। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है, तो देयर यू कैन मेंशन कि जो डिजिटल लिटरेसी इंडिया में है वो ओनली अराउंड 48 करोड़ या 49 करोड़ लोग लिटरेट हैं डिजिटली। इस डाटा के साथ आप डिजिटल इंडिया को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अवॉइड रिपीटिशंस, ऐसा ना हो कि आपका पॉइंट 1 भी सेम है और पॉइंट 7 भी सेम है। बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंस में नहीं लिखना है। एक अगर बड़ा सेंटेंस आपने इंट्रोडक्शन में दिया है तो उसके बाद बुलेट पॉइंट्स पे आ जाइए। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप एक एग्जामिनर हो, आपके पास दिन में 50 कॉपीज आ रही हैं चेक करने के लिए, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ोगे। आपको एग्जामिनर को अपना आंसर इस वे में प्रेजेंट करना है कि वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए। इसके लिए बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से होता है। फिगर्स और डायग्राम्स का यूज करा जा सकता है, बट मेक श्योर कि आप फिगर और डायग्राम का यूज करने के लिए पेंसिल को यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप 10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो। सिंगल पेन यूज करिए, उसी पेन से डायग्राम बना दीजिए थोड़ा रफ सा, और अगर जरूरत है तो ही बनाना, मतलब कंपलसरी नहीं है डायग्राम बनाना। इनफैक्ट मैंने अपने पेपर में डायग्राम कभी यूज नहीं करा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कर सकते हो यूज। फिर बहुत लोग ये डाउट पूछते हैं कि सिंगल पेन यूज करें या अलग अलग तरह के पेन यूज करें, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में सिंगल पेन यूज करा था विद अ ग्रिप, क्योंकि आपको 3 घंटे लिखना है तो थोड़ा अच्छा सा पेन होना चाहिए। अब आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, आपके पास सिर्फ एक पेन है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, फर्स्ट मेथड इज अंडरलाइनिंग। आपने इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग जीएसटी, आपने अंडरलाइन करके बता दिया कि अब एक इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो रहा है आपके आंसर का। देन यू गिव बुलेट पॉइंट्स। एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। अच्छा, अब आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते, अगला स्टेप क्या होता है, अगला वे क्या है? कैपिटल लेटर्स का यूज करके। यहां पे आपने बता दिया कि एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अगर ये भी नहीं करना तो एक तरीका और है कि आप इस लाइन को मिडल से स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग पैराग्राफ फॉर्म। उस वे में भी आपका आंसर अलग से हाईलाइट हो जाएगा। तो अगर आप इस आंसर को देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें फीचर्स हैं जीएसटी के, इसमें इश्यूज भी बताए हुए हैं, देन यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा है, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो इसमें, बट कंक्लूजन थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। ये बहुत ही जनरल पेपर है, ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज शो ऑफ करना है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेके मत आना आंसर्स में अपने। ऐसा ना हो कि आप अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं और एग्जामिनर भी ना समझ पाए कि आंसर लिखा क्या है आपने। हाँ, लिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स कर सकते हो। जैसे आपको लगे कहीं कि इकोनॉमिक्स में कहीं आप हिस्ट्री को लिंक कर रहे हो या इकोनॉमिक्स तो ज्योग्राफी से लिंक कर पा रहे हो किसी आंसर में, तो आप कर सकते हो और वो एक्सप्लेन कर सकते हो अपना पॉइंट। जस्ट रिमेंबर कि जो आपकी बॉडी है, जो ये वाला पार्ट है, फीचर्स, इश्यूज, ये ऑलमोस्ट 80% पोर्शन कवर करे आपके आंसर का, क्योंकि एक्चुअली मार्क्स यहीं से मिलने हैं। इसमें आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो। आंसर के स्टार्टिंग में आप पीएम के व्यूज या प्रेसिडेंट के व्यूज या किसी, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आया है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, आप ये व्यूज डाल सकते हो उसमें। जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस ना ले, सिर्फ एक लाइन में या 2 लाइन में उनके व्यूज को खत्म कर दें। थोड़ा पेपर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो GS1 है, इसमें कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी है हमारे पास। ये पेपर काफ़ी हद तक फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड रहेगा। सोसाइटी से हमेशा रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स इसमें स्टैटिक रहेंगे। तो मेक श्योर कि इसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और इसमें जितना मार्क्स स्कोर कर सको करो। और GS2 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड टू गवर्नेंस, रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल राइट टू प्रिवेसी, इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं GS2 में। इनमें एक बात याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए उसका कंटेंट बढ़ाने के लिए मेंशन द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इशू। सेकंड थिंग, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। थर्ड वुड बी योर कमीशंस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, थिंग्स लाइक दैट। देन एक्सपर्ट ओपिनियंस, अगर कोई अलग से ग्रुप है, कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप से, आप उनको लिख सकते हो, उनका ओपिनियन लिख सकते हो। देन द इफेक्ट ऑन डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रिवेसी का डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट था।
उस वे में आप यहाँ पे इस अगर हायरार्की को आप फॉलो करेंगे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्वेश्चन का, आपके आंसर का आपके। नाउ GS3 वी हैव एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, disaster management. It is purely a dynamic subject and a huge scope of innovation is there. Believe me, ये पेपर आपका ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा, तो ये चीज़ याद रखना कि इस पेपर की प्रिपरेशन आप करंट इवेंट के हिसाब से करो। अच्छा, कई बार ये होता है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। फॉर एग्जाम्पल GS1 में क्वेश्चन था रिगार्डिंग जूनो। जूनो वॉज अ जुपिटर मिशन। मुझे सिर्फ इतना पता था जूनो जुपिटर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन ये था कि जूनो मिशन का अर्थ के इवोल्यूशन की नॉलेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, जब भी कोई प्लैनेट को हम स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वहाँ की रॉक्स आइडेंटिफाई करके, वहाँ के फीचर्स को एनालाइज करके। तो अगर आपको ये भी पता है कि जूनो जुपिटर से रिलेटेड है तो आप उसको अर्थ से कहीं ना कहीं लिंक कर लोगे और कुछ ना कुछ आंसर में लिखाओगे। जस्ट मेक श्योर आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। 20 क्वेश्चन है, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें अच्छे से। GS4 जो एथिक्स का पेपर है, ये बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, पता नहीं अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन भी करते हैं इसकी, लेकिन कई बार नंबर अच्छे नहीं आते। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस पेपर को मैनेज सही से करें, इसमें कुछ भी क्वेश्चन ब्लैंक ना जाए। केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करते हुए एक बहुत चीज़ ध्यान में रखनी है कि केस स्टडीज़ को एक बार नहीं पढ़ना, कई बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसका। जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, किसी भी चीज़ का एक सॉल्यूशन नहीं होगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात करो, लेकिन हर एक सॉल्यूशन के साथ आप बताओ कि इसमें ये इश्यूज़ हैं, देन फाइनली गिव अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो आइडियल के सिनेरियो में होना चाहिए। थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस पेपर पर्टिकुलर पेपर में। इसमें आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, एक चीज़ याद रखना, इस पेपर में आपको सबको साथ लेके चलना है। आपके डिसीजन का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा, नेशन पे क्या होगा, वो चीज़ें आपको याद में रखनी है। एंड बी एथिकल। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई सॉल्यूशन दे रहे हो जो सिर्फ इलीगल है और मतलब एज इन एथिकल भी नहीं है। एथिकल जॉब है जिसमें हमें एथिकल सॉल्यूशंस ही अप्लाई करने पड़ेंगे। बट येस, लेट मी टेल यू वन थिंग, कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको लगे कि शायद उतना एथिकल नहीं है, लेकिन दैट इज प्रैक्टिकल, सो मेंशन दैट एज वेल। नेवर लाई इन दिस पेपर एंड नेवर मेंशन सुपरफिशियल सॉल्यूशंस, जिनका कोई मैटर ही ना हो, जो इलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो आप मेंशन मत करना। अब इस पेपर में मार्क्स गेन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो अपने आंसर्स हैं कनेक्ट द आंसर्स विथ थिंकर्स। फॉर एग्जांपल गांधी जी के क्या विचार थे, अम्बेडकर जी के क्या विचार थे, थॉमस हॉब्स की क्या फिलॉसफी है, उन सब चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो विद योर आंसर्स। एंड लास्ट में अगर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है रिलेटेड टू पर्टिकुलर इशू, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एंड यू हैव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल where someone has dealt with the issue and came out victorious, वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर के लास्ट में। सो या दैट्स इट फॉर ऑल दीज 4 पेपर्स। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है इन पेपर्स में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 3 घंटे ही होंगे आपके पास में, और आफ्टर एवरी 1 आवर आप एक बार रिव्यू कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। सो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप पहले 1 घंटे में 6 या 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो, ऐसा होना चाहिए। बाकी यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं तो भी घबराना नहीं है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है और आगे बढ़ना है। अब सब लोग कहते हैं कि हमें पता है कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे? ये अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप नोट मेकिंग स्टार्ट करोगे। देखो, जब आप किसी क्लास में बैठे हो और आपके टीचर जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं वो आपको कोई नोट्स लिखवा रहे हैं, तो उन नोट्स को सिर्फ लिखो मत, उनको ये देखो कि वो क्या लिखवा रहे हैं और क्या रेलेवेंट है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको ट्रेन कर रहा होगा इन चीज़ों के लिए कि ये चीज़ रेलेवेंट है और आपको यही लिखना है। अगेन, जब आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो और आप उसके नोट्स बनाते हो
तो आपका एफर्ट यही रहता है कि कम से कम शब्दों में सबसे ज़्यादा क्लैरिटी वाले थॉट्स आप लिख पाओ। सेम चीज़ आपको रेप्लिकेट करनी है एग्जामिनेशन में, वहाँ पे भी कुछ फालतू नहीं लिखना, वहाँ पे भी वही सब लिखना है जो रिक्वायर्ड है। नोट मेकिंग के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल A4 शीट्स या इवन डिजिटल एप्लीकेशंस लाइक एवरनोट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यस, जो भी ये 3 महीने आपको मिले हैं प्रीलिम्स के, उसे अच्छे से यूटिलाइज करना, ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, टेक प्रॉपर फीडबैक एंड ट्राई टू कंप्लीट पेपर इन एटलीस्ट 3 आवर्स या आई कैन से 2 आवर्स 50 मिनट्स। 2 आवर 50 मिनट्स पे टेस्ट सीरीज में पेपर कंप्लीट कर लेना, एग्जामिनेशन में आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे फिर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।